So today we shall see problems related to pulley, how to find acceleration of blocks and tension in threads. There are so many varieties. I have different 5 types of pulley arrangements. We shall see a little जो छोटे छोटे इजी क्वेश्चन से नीट में आने के लायक. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ problems related to पुलीज. इसमें 2 चीज निकालना होता है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, दूसरा होता है टेंशन इन थ्रेड्स. तो आइडियल पुली हम किसको कहेंगे? आइडियल पुली is the pulley is smooth or massless. पुली अगर स्मूथ है तब भी हम आइडियल पुली कहेंगे. पुली अगर मासलेस है, मतलब मासलेस तो हो नहीं सकता, its mass is very small as compared to the blocks hanging. In fact, its moment of inertia has to be very less. तो हम इसको आइडियल पुली कहेंगे. In case of आइडियल पुली, tension in thread is same on both side of pulley. ये स्टेटमेंट को लिखने के पीछे मकसद ये था कि एक बार एंट्रेंस में ये भी आ चुका है, ए पुली इज सेड टू बी आइडियल व्हेन इट इज स्मूथ, व्हेन इट इज मासलेस, व्हेन इट इज स्मूथ एंड मासलेस, और स्मूथ और मासलेस. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज स्मूथ और मासलेस. स्मूथ एंड मासलेस होने की कोई जरूरत नहीं है. अगर पुली आइडियल नहीं है तो उसके दोनों तरफ थ्रेड में टेंशन अलग अलग होंगे. ठीक है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं. टेंशन दोनों तरफ बराबर होगा, मतलब अगर यहाँ पर कोई एक पुली है, दिस पुली सस्पेंडेड लाइक दिस एंड सम masses are hanging like this, then you say कि whatever may be the masses here and here, as it is an ideal pulley, the tension here and tension here are to be same. T1 and T2 are both equal to each other. ध्यान रहे, it is only for ideal pulleys. ठीक है. वह पुली आइडियल नहीं है. आइडियल नहीं है तो हो सकता है कि रफ है, हो सकता है कि मासिव है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम बात करेंगे कोई एक रफ पुली का. पुली रफ है तो इसमें कुछ फ्रिक्शन वगैरह है, और ये जब थ्रेड्स इसके ऊपर से पास करेंगे तो आप देखोगे हो सकता है कि जो हेवियर ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जाएगा और जो लाइटर ब्लॉक है ऊपर की तरफ जाएगा. बट यू विल सी यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन कुछ बराबर नहीं होंगे. कैसे होंगे? यू विल सी T2 विल बी सम T1 प्लस e टू द पावर म्यू बीटा, ऐसे करके आएगा. बीटा ये पैरामीटर टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पुली अरेंजमेंट, ऐसे करके आएगा. सॉरी, T1 इंटू e टू द पावर म्यू बीटा, ऐसे करके आएगा. तो T1 एंड T2 आर नॉट द सेम. बीटा इज द एंगल. अलग अलग एंगल पे क्या होता है. ठीक है, यहाँ पर टेंशन क्या होगा, यहाँ पर टेंशन क्या होगा, यहाँ पर टेंशन क्या होगा, ये सब अलग अलग बन जाएंगे. ओके, मतलब इफ यू सी द टेंशन हियर एंड हियर, बीटा विल बी टेकन एज पाई बाई 2 एंड सो ऑन. खैर, ये हमारे अभी जरूरत की डिस्कशन की टॉपिक नहीं है. वी आर डीलिंग विथ ओनली मासलेस पुलीज, आई मीन आइडियल पुलीज. आइडियल पुली मतलब जिसमें ना फ्रिक्शन है ना ही उसका मास है. अगर मास रहेगा तो क्या होगा? सपोज दिस
pulley is having some mass. Now obviously when this M1 and M2 arrangement is there from the pulley, you will see the heavier mass will go down, lighter mass will go up. Here is some tension on the pulley T1, here is some tension on the pulley T2, and as they are moving, you will see the pulley is also moving. T1 is trying to rotate the pulley in this direction, T2 is trying to rotate the pulley in this direction, and the torque produced by T1 is T1 into R, torque produced by T2 is T2 into R. As ultimately the pulley is rotating like this, you will say T2 into R, the torque is more than T1 into R. So T2 is different from T1. खैर ये खाली बता दिया, आज की क्लासेस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा. So only for an ideal pulley, tension on either side has to be same. तो इसमें बहुत सारे किस्म की प्रॉब्लम्स आते हैं जो नीट में आने के लायक है, उनको हम देखेंगे. पहले हम देखेंगे टाइप 1 कैटेगरी. क्या है टाइप 1? एक्सीलरेशन ऑफ each block is same in magnitude. हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बराबर है, ये टाइप 1 कैटेगरी में आता है. फॉर एग्जाम्पल आई टेक ए सिंपल केस. हियर इज ए ब्लॉक अरेंजमेंट. ऑब्वियसली ये ब्लॉक जितनी एक्सीलरेशन में ऊपर जाएगा, ये ब्लॉक उतनी एक्सीलरेशन में नीचे आएगा. दिस इज टाइप 1. सपोज आई से आई हैव एन अरेंजमेंट लाइक दिस. हियर इज ए पुली अरेंज, हियर इज ए ब्लॉक, the thread is passing over the block and another block is hanging. Obviously ये जितना एक्सीलरेशन में नीचे जाएगा, ये उतनी एक्सीलरेशन में इधर जाएगा. तो ये सब टाइप 1 कैटेगरी के हैं. तो टाइप 1 कैटेगरी के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए हमें जो मेथोडोलॉजी है, पहला स्टेप है स्टेप 1, फाइंड एफ. फाइंड एफ. एफ क्या है? ड्राइविंग फोर्स. क्या फोर्स इसको ड्राइव कर रहा है? स्टेप 2 हो गया फाइंड ड्रिवन मास. फाइंड एम. एम इज ड्रिवन मास. क्या मास? व्हाट मास इज ड्रिवन बाय द फोर्स. Then step 3 gives you the acceleration. Acceleration is driving force by driven mass. एक बार acceleration मिल गया तो टेंशन जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, है ना. फिर using the concept of pseudo force you can find out tension at every point of the thread. अब ये आइडियल पुली है, मतलब यहाँ का टेंशन बराबर है, यहाँ का टेंशन बराबर है. आइडियल पुली के केस में टेंशन हर जगह बराबर होता है. And in your question it will not be mentioned ideal pulley. You have to assume everything is as ideal pulley because the otherwise conditions are not available in your courses of study. So how to approach? For example, I am giving you some cases. Suppose here is a block and I want to know the acceleration of each block and tension in the thread. Here is a pulley arrangement. The thread goes like this, comes like this. This is a simple case. Say this is mass M2 and this is mass M1. You are to find out the acceleration of each block and tension in the thread. Of course, it is coming like this. ये नीचे अगर जाएगा एक्सीलरेशन A में, ये इधर जाएगा एक्सीलरेशन A में, क्योंकि ये जितना दूर जाएगा ये उतनी दूर जाएगा. कि जितने समय में जितना दूर जाएगा ये उतनी समय में उतना दूर जाएगा, मतलब बोथ है सेम एक्सीलरेशन. इन दैट केस आप कहोगे कि व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स. क्या फोर्स सिस्टम को चला रहा है? ये जो सिस्टम है चल क्यों रहा है? जैसे छोड़ देंगे ये चलने लगेगा. क्या ये M1 रेस्पॉन्सिबल है उसको चलाने के लिए? ये तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये ना पुश कर रहा है सिस्टम को ना पुल कर रहा है, जबकि ये हैंगिंग ब्लॉक जो है पुल कर रहा है. सो दिस इज अ ब्लॉक whose weight is responsible for driving the entire system. तो आप कहोगे यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स हो गया M2 into G.
ड्यू टू दिस फोर्स व्हाट मास इज अंडर मोशन, क्या ये फोर्स के चलते जो मास चल रहा है सिर्फ m2 है? नहीं, m1 भी तो चल रहा है, बोथ ऑफ देम आर मूविंग, so you say net mass under motion is m1 plus m2. So what is the acceleration? You say driving force by driven mass, it is m2 by m1 plus m2 whole into g. ये हो गया एक्सीलरेशन, कितना आसानी से निकल गया, ठीक है। अभी अगर कोई पूछेगा टेंशन निकालने के लिए हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन है यहाँ पे भी वही टेंशन है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर निकालो, जितना वैल्यू आएगा यहाँ पर निकालो, वही वैल्यू आएगा। सोचो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, व्हेन द मैन वाज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन इनसाइड ए लिफ्ट एंड द लिफ्ट वाज मूविंग विद सम एक्सीलरेशन a, है ना, हिज अपरेंट वेट वाज लेस, क्या था, mg प्लस ma कि mg माइनस ma व्हेन द लिफ्ट वाज गोइंग डाउन, mg माइनस ma था, तो यहाँ पर भी टेंशन क्या हो जाएगा, mg m2g माइनस m2a, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। अगर ये ऊपर जाता तो टेंशन हो जाता m2g प्लस m2a, तो सीधे सीधे आप कह सकते हो इट विल बी m2g माइनस m2a। और आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकालो, जब ये जा रहा है ऐसे, व्हाट आर द अदर फोर्सेस एक्टिंग, weight and normal reaction are there, but in addition to that there is a force m1a acting on it. So in the free body diagram, in addition to all external forces, I have shown the pseudo force. I can apply conditions of equilibrium. Sigma fx is equal to 0 will give you T is equal to m1a. तो या तो आप टेंशन को ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकालो, आपको के साथ दोनों तो अलग अलग दिख रहे हैं, नहीं, इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए का जो वैल्यू निकाले यहाँ पे डालोगे या फिर यहाँ पे डालोगे तो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। एंड इट इज इजियर टू सी दिस वे, सो यू कुड फाइंड द टेंशन। क्या बातें समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो हर एक केस में करना क्या होता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द ड्राइविंग फोर्स, कौन सा फोर्स ड्राइव कर रहा है, ठीक है। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। सपोज आई से अनदर एलिमेंट, suppose here is a wedge like thing, here is a block kept like this, say this is m1 and it is connected to a thread which passes over a pulley and here hangs another block m2, ये है m2, ठीक है, ये एंगल थीटा, आपको पता करना है व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे मैं वैल्यूज ले लेता हूँ, तो फिर आपको कैलकुलेशन करने में आसान होगा, नहीं तो सोचने में गड़बड़ होगा कि कौन सा फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है। सपोज आई सेड कि दिस इज 4 kg एंड दिस इज सपोज m2 इज नथिंग बट 3 kg and suppose this angle is 30 degree. Our job is to first find out what is the driving force, कौन सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहा है। आप देखोगे जो हैंगिंग ब्लॉक है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इसको चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये हैंगिंग ब्लॉक कोशिश कर रहा है कि सारा चीज कुछ ऐसा मूव कर जाए, जबकि ये जो 4 kg है वो भी इधर फिसलने की कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है सारा चीज को ऐसे मूव करवा दे, ये कोशिश कर रहा है सारा चीज को ऐसे मूव करवाने के लिए, ये कोशिश कर रहा है ये सारा चीज को ऐसे मूव करवाने के लिए, है ना। ऑब्वियसली जो नेट फोर्स होगा क्या होगा, इसकी कोशिश की डिफरेंस आएगी, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस वन एंड दिस वन, तो आप कहोगे इधर का फोर्स क्या है, क्या फोर्स नीचे खींच रहा है इधर, यू से दिस 3g, इधर को क्या फोर्स खींच रहा है, इट इज 4g sin 30, है ना। तो नेट फोर्स क्या हो गया, 3g माइनस 4g sin 30, sin 30 is 1/2, so this is coming out to be g, 10 न्यूटन्स। नहीं, अगर ये 10 न्यूटन है नेट ड्राइविंग फोर्स, तो व्हाट इज द मास ड्रिवन बाय दिस, बोथ ऑफ दिस मासेस आर मूविंग, क्योंकि 3g इज मोर देन 4g sin 30, अल्टीमेटली द थिंग्स विल गो लाइक दिस, ठीक है। तो मास क्या है, 4 kg plus 3 kg, both are in motion. So what is the acceleration, driving force by driven mass, 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्या पता चला? दिस विल गो डाउन विथ एन एक्सीलरेशन a, दिस विल गो अप विथ एन एक्सीलरेशन a। क्या मैं ये समझा पा रहा हूं? Yes, sir. अब एक्सीलरेशन पता चल गया, टेंशन पता करना है। टेंशन यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे उतना होगा, कहीं भी निकाल दो। चलो यहाँ पे निकाल देते हैं। हम कहेंगे टेंशन इज, नाउ यू सी अगेन दिस ब्लॉक इज गोइंग डाउन, तो टेंशन क्या हो जाएगा? 3G प्लस 3A की 3G माइनस 3A, क्या होगा? -3। A का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, सो इट इज 30 माइनस 30/7 एंड वट एवर इट इज 210 माइनस दिस 190, 210 180 कितना है? ये हो गया 210 माइनस 30 इज 180 बाय 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी ये टेंशन था, दिस मच न्यूटन्स। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes. चलिए, let us see some more cases. Suppose I go for a case like this. ये 30 डिग्री है, चलो मानते हैं कि ये 60 डिग्री है, चलो मानते हैं कि ये मास m है और यहाँ पर कोई पुली लगा है, इधर भी कोई पुली लगा है, इधर ऐसे कोई ब्लॉक लगा है। चलो मानते हैं कि दोनों मास बराबर है। क्या कोई मुझे मदद करेगा बताने में कि व्हाट विल बी द ड्राइविंग फोर्स? दोनों मास बराबर दिख रहे हैं। अच्छा, तो ये मास इधर को खींच रहा है विथ mg sin 30 और ये मास इधर को खींच रहा है विथ फोर्स mg sin 60। तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया? कौन बड़ा है दोनों में से? mg sin 60 इज मोर, बिकॉज mg sin 90 1 होता है, तो sin 60 इज मोर देन sin 30। तो आप कहोगे द ड्राइविंग फोर्स इज, सो सिंपल, ड्राइविंग फोर्स इज mg sin 60 minus sin 30, and what is the mass driven? This and this both are moving, so it is 2m. This was small m, so it is 2m, and the acceleration can be found as f/m. क्या बात है समझ में आया? और अगर टेंशन निकालना है तो टेंशन आप निकाल सकते हो, इट इज कमिंग डाउन, क्योंकि mg sin 60 बढ़ा है, दिस इज गोइंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन a, सो द टेंशन क्या हो जाएगा? द टेंशन विल बी, ये ऊपर नीचे जा रहा है a में, तो स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ होगा, स्यूडो फोर्स विल बी लाइक दिस ma, और हमें t पता करना है। t पता करना है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, t प्लस ma इज इक्वल टू mg sin 60, और t इज mg sin 60 माइनस ma। a का वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, यू कैन पुट इट इन, यू विल गेट द टेंशन। क्या बातें समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। तो ऐसे करके करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी। हियर इज a case like this। ये है कोई ब्लॉक, ये है कोई दूसरा ब्लॉक, है ना। दिया है कि ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल दिया हुआ है समथिंग लाइक 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। और सपोज हियर इज ए थ्रेड passing over the pulley and connected to the other block। चलो ये दिया गया है कि दोनों का मास फिर से बराबर है, तो सोचने में आसान हो जाएगा। दैट्स ऑल। नाउ कैन एनीवन हेल्प मी फॉर द ड्राइविंग फोर्स? क्या फोर्स इस सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहा है? mg sin 60 नीचे खींच रहा है, इधर खींच रहा है mg sin 30, बोथ ऑफ देम आर हेल्पिंग टू मूव। ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव करने में मदद कर रहा है। तो ये ब्लॉक इधर को पुल कर रहा है, ये भी इधर को पुल कर रहा है, तो नेट फोर्स बन जाएगा mg sin 60 प्लस mg sin 30।
एंड व्हाट इज द मास ड्रिवन? द मास ड्रिवन इज, ये भी m है वो भी m है, तो हम कहेंगे इट इज 2m. वेल यू कैन फाइंड आउट द एक्सीलरेशन. Once the acceleration is known, it is very easy on your part to find out what is the tension in the thread. Just draw this 3-body diagram, show the pseudo force, find the tension. अभी थोड़ी देर पहले किए थे. अगर कोई स्मार्ट है जो बताएगा कि अगर इधर को एक्सीलरेशन हमारा a निकला तो टेंशन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं टेंशन इज mg, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, sin 60 नीचे की तरफ है और ma भी तो ऊपर की तरफ है, तो कीपिंग दैट इन माइंड टेंशन इज mg sin 60 माइनस ma, a का जो वैल्यू मिला यहाँ पे डाल दीजिए. तो दो चीज निकालने के लिए वो लोग आपको पूछेंगे नहीं, बिकॉज इट किल्स टाइम एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इन स्टिपुलेटेड ऑफ 1 मिनट टाइम. तो एनीवे हमें तरीका मालूम चल गया. क्या बातें समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ऐसा कोई भी केस में हम टेंशन पता कर सकते हैं. लेट अस सी द मोस्ट पॉपुलर केस जो सबसे ज्यादा आता है, जिसको हम कहते हैं एटूड्स मेशिन. एटूड्स मेशिन, इसमें क्या होता है कि हियर इज ए पुली, masses m1 and m2 are suspended, and suppose it is given that m2 is greater than m1. कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, नहीं तो सिस्टम चलेगा ही नहीं. ये जो बार यहाँ पे कनेक्टेड है इसको क्या कहते हैं? टाई बार. इसको कहते हैं टाई बार, जो पुली को सपोर्ट देके रखा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाई बार. अभी अगर मुझे पूछा गया कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन, तो फर्स्ट आई हैव टू गो फॉर द ड्राइविंग फोर्स. इसमें जो फॉर्मूले आएंगे दे आर यूज्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूले. आपको ये फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा और मोस्टली क्वेश्चंस कम रिलेटेड टू दिस. नाउ व्हाट इज द फोर्स? यू सी m2 बड़ा है और m2 नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, m1 भी नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं. तो नेट ड्राइविंग फोर्स m2g ऐसे मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, m1g ऐसे मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इट इज m2g माइनस m1g. ओके, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स व्हाट मास इज अंडर मोशन? यू से बोथ द मासेस m2 एंड m1 बोथ आर अंडर मोशन. दोनों मोशन में. समझ में आया? अभी अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द एक्सीलरेशन, यू विल से एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास, ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास. फॉर्मूला क्या बन गया? m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 होल इनटू g. आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स इन एन एटूड्स मशीन इज लाइक दिस, m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 होल इनटू g. कोई पूछेगा टेंशन क्या है? टेंशन आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो. क्या कोई मुझे बताएगा अगर हम यहाँ पर टेंशन का वैल्यू निकालेंगे क्या निकलेगा? ये ब्लॉक किधर जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है, तो टेंशन क्या बनेगा? बोलो, ये ऊपर जा रहा है, तो व्हाट इज द अपर एंड वेट? इट इज m1g प्लस m1a. और अगर इधर से निकालो तो बराबर आएगा. इधर से निकालो तो क्या आना चाहिए फॉर्मूला? ये नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन a में, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है. नीचे जाएगा तो अपर एंड वेट विल बी लेस, सो इट विल बी m2g माइनस m2a. नुआखाई के साथ साथ सारा फिजिक्स तो खाने गए कि है अब बरकरार. नुआ पढ़े थे तो नया नया खा गए, ऐसा तो नहीं है. तो ये हो गया हमारा टेंशन m1g प्लस m1a और m2g माइनस m2a. कुछ भी करो क्या निकलेगा? आइदर इसमें आप a का वैल्यू डालो और इसमें a का वैल्यू डालो, आपको मिलेगा 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 होल इनटू g. ये निकलेगा आपका टेंशन. तो आपको ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा. मैं तो प्रोसेस बताया कि कैसे निकाला गया, बट प्रोसेस नहीं, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला होता है, टेंशन का ये फॉर्मूला होता है.
कभी कभार ऐसे हुआ है कि पूछ लेता है व्हाट इज द टेंशन इन द टाई बार, ये बार में, टाई बार में क्या टेंशन है। इफ आई से द टेंशन हियर इज टी डैश एंड एज द पुली इज आइडल नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग इट्स मास, तो आपको होगी मासलेस है, तो ये टेंशन क्या होगा, ये वाला थ्रेड खींच रहा है टी में, ये खींच रहा है टी में, तो आपको होगी टेंशन इन द टाई बार टी डैश, टेंशन इन टाई बार, जो बार पुली को संभल के रखा है उसमें क्या होगा 2t, जबकि t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है 2m1 m2 by m1 plus m2 whole into g, तो हो जाएगा 4m1 m2 by m1 plus m2 into g, it will be 4m1 m2 by m1 plus m2 whole into g, ये हो गया आपका टेंशन। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या हुआ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, m2 minus m1 by m2 plus m1 whole into g, टेंशन इन द थ्रेड 2m1 m2 by m1 plus m2 into g, टेंशन इन द टाई बार इज डबल ऑफ द टेंशन इन द थ्रेड। ठीक है, अब रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। In an Atwood's machine, masses are m1 and m2. Given that m2 is greater than m1, वैल्यू दिया हुआ है। Find acceleration of each block and tension in the thread. m1 दिया है 2 kg, m2 दिया है 3 kg। तो क्या बताएंगे एक्सीलरेशन क्या बनेगा इसमें? एक्सीलरेशन विल बी m2 minus m1 by m2 plus m1 whole into g. It is 3 minus 2 by 3 plus 2 whole into g is coming out to be g by 5 is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में g को 10 ले रहा हूँ। और टेंशन इन द थ्रेड फॉर्मूला है 2m1 m2 by m1 plus m2 whole into g, वैल्यू डालो तो it is coming 2 into 2 into 3 by 2 plus 3 whole into g is coming out to be 24 न्यूटन। सीधे सीधे ऐसे फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दिया हुआ है m1 2 kg है, m2 3 kg है, तो मैं फॉर्मूला लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if each mass is doubled then acceleration of block each block will increase or decrease। दोनों मास को डबल कर दिया गया। हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन पहले क्या था, m2 minus m1 by m2 plus m1 whole into g, ये था पहले एक्सीलरेशन। अगर दोनों मास को डबल कर देते हैं जो नया एक्सीलरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2m2 minus 2m1 by 2m2 plus 2m1 whole into g। अब 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, m2 minus m1 by m2 plus m1 which is same as a1। मतलब by doubling each mass, दोनों मास को डबल कर दिए, जितना था उसका भी डबल कर दिया, वो जितना था उसको भी डबल कर दिए, तो एक्सीलरेशन सेम रहेगा, एक्सीलरेशन डज नॉट चेंज। ठीक है, if equal mass is added on either side then acceleration of the blocks will increase or decrease। हम जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन है इट इज m2 minus m1 by m2 plus m1 whole into g, ये पहले एक्सीलरेशन है। दोनों तरफ अगर बराबर मास में ऐड कर देता हूँ, ये सारे आपकी एंट्रेंस की क्वेश्चंस है तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। अगर इक्वल मास दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो नया एक्सीलरेशन क्या होगा, मान लो x मास इज एडेड, इधर भी x ऐड कर दिया उधर भी x ऐड कर दिया, दोनों ब्लॉक में मास ऐड कर दिए, तो m2 की जगह हो जाएगा m2 plus x minus m1 plus x by m2 plus x plus m1 plus x, so that comes out to be m2 plus m1 plus 2x into g। ऊपर x कैंसिल हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर विल रिमेन सेम, डिनोमिनेटर विल इंक्रीज, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, a2 बड़ा है कि a1 बड़ा है, क्या दिख रहा है आपको, a1 बड़ा है, तो आपको हो गए a1 विल बी मोर देन a2।
मतलब एक्सीलरेशन घट जाएगा क्योंकि मास बढ़ गया है। बात समझ में आया? Yes, sir. Next, if one mass is double of other, then what will be acceleration of each block? दिया है कि m2 is 2m1. Find acceleration. अब तो कोई भी कर सकता है। It is m2 minus m1 by m2 plus m1 whole into g. m2 की जगह 2m1 लिखिए। 2m1 minus m1 is nothing but m1. 2m1 plus m1 is nothing but 3m1 into g. So the acceleration will be g by 3. ठीक है? वो लिखेंगे in Newton's machine the acceleration of the blocks was if one mass is double of other mass, what is the acceleration of the blocks? You say it is g by 3. ठीक है? इजी क्वेश्चन से, डायरेक्ट क्वेश्चन से आप लोग ट्राई भी किए होंगे इसको। If m2 is much greater than m1, then what is tension in the thread? m2 m1 से काफी बड़ा है। मान लो m1 50 ग्राम है और m2 50 kg है ना? इन दैट केस तो ये पुली है। थोड़ा फंडामेंटली समझेंगे तो जल्दी बन जाएगा, फॉर्मूले से निकालेंगे भी तो निकलेगा, बट फंडामेंटली समझो तो जल्दी बन जाएगा। ये मास है m1 और ये जो दूसरा मास है काफी बड़ा है। चलो मानते हैं कि ये है m2। ऑब्वियसली ये मास रहे ना रहे, दिस विल बी फॉलिंग फास्टर। अगर ये कहीं भी बंधा नहीं रहता तो कितना एक्सीलरेशन में गिरता? जी। तो अब क्या होगा? इतना बड़ा मास है, ये बंधा है नहीं बंधा है, मान लो ये 1 ग्राम है, ये 1000 kg है, तो 1 ग्राम का कोई तो अहमियत नहीं है इसके सामने, तो ये तो पूरा फ्री फॉल करेगा। दैट मीन्स दिस विल कम डाउन विथ एन एक्सीलरेशन जी। तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा? व्हेन दिस इज कमिंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन जी, दिस इज गोइंग अप विथ एन एक्सीलरेशन जी, तो टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा क्योंकि ऊपर जा रहा है तो अपरेंट वेट ज्यादा होगा। कितना होगा? m1g प्लस m1a, m1g प्लस m1a, बट a क्या है? a is same as g क्योंकि it is falling freely, so it is coming out to be 2m1g। अब फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, 2m1 m2 by m1 plus m2 whole into g, ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी आप कर सकते हो। हाँ, फॉर्मूला यूज करके करेंगे तो कैसे करेंगे? चलो सोचते हैं। दिया है कि m2 is much greater than m1, तो आप कह सकते हो कि m2 plus m1 is approximately equal to m2 and m2 minus m1 is equal to approximately equal to m2। ठीक है, ये दोनों का आप m2 ही लिख सकते हो। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि m1 by m2 is approximately equal to 0, ऐसे भी कह सकते हो, because m1 is very small। तो हमारा जो टेंशन था, फॉर्मूला क्या था? टेंशन था 2m1 m2 by m1 plus m2 whole into g। आप m2 को ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। If you divide m2 ऊपर और नीचे तो क्या मिल रहा है? If you divide, it is coming out to be tension is m2 डिवाइड कर दिए तो ऊपर है 2m1, नीचे है m1 by m2 और ये m2 डिवाइड हो गया तो हो गया 1। Now you see m1 by m2 is very small, you can ignore it। If you ignore it, that into g, क्या मिल गया? 2m1g। This is the way we find limit। You have to find out the value of this when m1 tends to 0। लिमिट निकालते वक्त ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं और किसी टर्म को 0 करके निकाल देते हैं उसको बाहर। समझ में आया क्या? Yes. Next, let m2 is 6 kg, m1 is 2 kg. They were allowed to move from rest. If m2 is suddenly stopped after 2 seconds, find the maximum height attained by m1 with respect to its initial position। m2 दिया गया है 6 kg, m1 दिया गया है 2 kg, तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 by m2 plus m1 into g is coming out to be 4 by 8 is g by 2 or 5 meter per second square। अब ये दोनों मास थे यहाँ पर, they were suspended
विद द हेल्प ऑफ एन एटूट्स मशीन। यहाँ पर था आपका 2 kg का मास और यहाँ पर था आपका 6 kg का मास। इनको अलाउ किया गया मूव करने के लिए। पता चला कि दिस विल गो डाउन विथ एन एक्सीलरेशन a, दिस विल गो अप विथ एन एक्सीलरेशन a। 2 सेकंड के बाद 6 kg को आप सडनली रोक दिए, लेकिन 2 सेकंड में कुछ दूर नीचे गया होगा, इतना गया होगा, ये भी ऊपर गया होगा। तो उसके बाद जैसे आप इसको रोक दोगे, ये तो रुक गया, लेकिन इसके पास कुछ वेलोसिटी था, ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, या और कुछ ऊपर को कूदेगा और फिर से गिरेगा, क्योंकि कुछ वेलोसिटी है। तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस मूव बाई 2 kg कितना ड्यूरिंग एक्सीलरेशन जितना गया, ये 2 सेकंड में ये कितना दूर गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a कितना है 5, t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 10 मीटर। नहीं, टोटल डिस्टेंस मूव बाई 2 kg ड्यूरिंग एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg ना 6 kg के एक्सीलरेशन के वक्त ये गया। तो जैसे हम इसको रोके तो उसका वेलोसिटी कुछ आ गया था, इसको रोक दिए तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया था। क्या वेलोसिटी है, v इज वेलोसिटी ऑफ 2 kg, कौन सा 2 kg था, आफ्टर 2 सेकेंड्स कितना वेलोसिटी होगा, u प्लस at, u तो 0 था, a क्या है, a इज 5 इंटू t मतलब 2 सेकेंड्स, सो इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड्स इसका वेलोसिटी क्या था, जस्ट मैं थोड़ा स्पेस बना देता हूँ, देयर जमली, ये आफ्टर 2 सेकेंड्स इसका वेलोसिटी क्या था 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप जैसे आप रोक दिए किसको 6 kg को, तब भी तो 2 kg का कुछ वेलोसिटी था, उस वेलोसिटी के चलते हुए कुछ हाइट को कूदेगा। सो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय 2 kg, that is the distance moved during acceleration of 6 kg plus the distance moved or the maximum height attained due to jumping। कोई चीज अगर v वेलोसिटी में कूदेगा कितने ऊपर तक जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी में पढ़े वर्टिकल मोशन चैप्टर में, समथिंग इज थ्रोन अप विथ अ वेलोसिटी v, कितना ऊपर तक जाएगा, v स्क्वायर बाई 2g, है कि नहीं। तो हम कहेंगे सो हाइट जंप, मैक्सिमम हाइट jumped is v square by 2g, और v क्या था 10 का स्क्वायर 100, 2g is 20, तो it is 5 मीटर। तो you see what is the total distance or total maximum height attained by m1 मतलब 2 kg with respect to its initial positions। इनिशियल पोजीशन से कितने ऊपर तक गया, ड्यूरिंग एक्सीलरेशन गया 10 मीटर, जंप किया 5 मीटर, टोटल हाइट गया 15 मीटर। समझ में आया क्या, तो हम लिखेंगे टोटल मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय 2 kg with respect to its initial position is equal to 10 plus 5 is 15 meters। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes sir, yes sir। यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Let m2 is 6 kg, m1 is 2 kg. Find the tension in the tie bar from which the pulley is suspended. Oh, tension in the tie bar, याद है फॉर्मूला, टेंशन इन टाई बार होता था क्या 4 टाइम्स, इट वाज 2t मतलब 4m1 m2 बाई m1 प्लस m2 होल इनटू g। क्या हो गया ये हो गया इट इज 4 इंटू 2 इंटू 6 बाई 2 प्लस 6 होल इंटू g न्यूटन।
When M2 is pulled down by 10 Newton force, acceleration of each block is A1. When 1 kg each block is fitted below M2, the acceleration of each block is A2. What is more, A1 और A2? यहाँ पर एक पुली है और यहाँ पर M1 M2 मासेस लगे हुए हैं। पहला केस में दिया है कि M2 इज, शुरू से ही दिया हुआ है M2 इज मोर देन M1। तो एक केस में दिया कि M2 को हम नीचे की तरफ खींचे, इसको नीचे की तरफ खींचे बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। दूसरे केस में कोई खींचने वाला था नहीं, तो हमने क्या किया, इसको 10 न्यूटन में खींचने के बजाय उसके नीचे हमने 1 kg का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। क्या ये दोनों केस बराबर है? अगर डिफरेंट है तो कौन सा केस में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा? इस केस में एक्सीलरेशन का आप A1 को, इस केस में एक्सीलरेशन का आप A2 को। A1 ज्यादा है कि A2 ज्यादा है, ऐसा करके पूछा गया। अगर 10 न्यूटन फोर्स में खींचेंगे तो ज्यादा एक्सीलरेशन होगा कि 1 kg सस्पेंड कर देंगे तो ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। क्वेश्चन इज क्लियर? हाँ, क्या बोल रहा है बेटा? A1 ज्यादा हो, इक्वल होगा A1 A1। चलो देखते हैं, A1 निकालना चाहेंगे। A1 निकालने का फॉर्मूला क्या है? ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास। इधर कौन खींच रहा है? M2G खींच रहा है, 10 न्यूटन भी खींच रहा है, ये खींच रहे हैं M1G। तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा M2G माइनस M1G, और M2G जैसे खींच रहा है 10 न्यूटन भी वैसे ही खींच रहा है 10 बाय मास कितना हुआ? मास हो गया, क्या मास मूव कर रहा है? ओनली M1 प्लस M2। जबकि दूसरे केस में जब हम एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं, A2 निकालने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? इधर दोनों मास ढूंढ रहे हैं, M2 and 1, so it is M2 plus 1 whole into G minus M1 into G by total mass. What is the total mass? M1, M2, 1, all are moving. अब अगर क्लियरली देखोगे, दोनों ही केस में न्यूमरेटर बराबर है। ये भी है M2G माइनस M1G प्लस G मतलब 10। दूसरे केस, दोनों केस में ये बराबर है, न्यूमरेटर इज सेम, बट दूसरे केस में डिनोमिनेटर इज मोर। इन द सेकंड केस डिनोमिनेटर इज मोर। इससे पता चला कि A1 इज मोर देन A2। खींचेंगे तो ये जल्दी जल्दी मूव करेगा। कोई 1 kg मास हैंग कर देंगे तो उतना जल्दी जल्दी मूव नहीं करेगा। क्या बात समझ में आया? यस यस। नेक्स्ट। तो ऐसे करके वेराइटी जब क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको और कुछ सिंपल केसेस देना चाहता हूँ। नाउ आई वांट टू से यू, जो 1 मिनट में बन सकता है उसकी सिंपल क्वेश्चंस। टाइप 2 में क्या? 3 पुली, मतलब पुली मूव कर रहा है। जैसे मान लो कि ये कोई एक पुली है, एंड सपोज दिस पुली इज पुल्ड अप विथ सम फोर्स F, और यहाँ पर 2 ब्लॉक जमीन पे रखे हुए हैं, दे आर केप्ट ऑन ग्राउंड, दे आर केप्ट ऑन ग्राउंड। सपोज वैल्यूज भी दे देते हैं, ये दिया है कि समथिंग लाइक 3 kg, ये 4 kg और ये 5 kg का ब्लॉक है। पूछा है कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द थ्रेड। हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है, थ्रेड में क्या टेंशन है ये भी बताना है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ F। पुली इज आइडियल, मतलब आप इसका मास को इग्नोर करो क्योंकि दिया नहीं है कुछ। तो फाइंड acceleration of each block and tension in thread। तो ऐसा केसेस में हाउ टू स्टार्ट विथ। टाइप 1 में क्या था? ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास करते थे। अब यहाँ पर विल स्टार्ट विथ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली। द पुली इज बीइंग पुल्ड विथ द फोर्स F, और अगर यहाँ पे टेंशन T होगा तो यहाँ पे टेंशन T होगा। फॉर आइडियल पुली टेंशन ऑन आइदर साइड इज सेम।
तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि टेंशन इज F/2, फिर आगे की चीजें पढ़ाना है। टेंशन क्या हो जाएगा F/2, क्योंकि 2T = F। पुली का कोई मास होता तो सूडो फोर्स भी आता, वेट भी आता, लेकिन ये आइडियल पुली है, कोई मास नहीं है, तो T = F/2। तो हमें यहाँ पे ये जो कंसेप्ट को दिमाग में रखना है कि टेंशन इज ऑलवेज हाफ ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अभी मुझे निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द थ्रेड बिट नंबर 1 व्हेन सपोज F = something like say 70 न्यूटन्स। तो ऑब्वियसली टेंशन क्या हो जाएगा F/2, दैट इज 35 न्यूटन्स। सोचो यहाँ पे टेंशन हुआ 35 न्यूटन, यहाँ पे भी हुआ 35 न्यूटन, इसका वजन है 4 kg, तो 4G 40 न्यूटन। ये 35 न्यूटन का टेंशन इसको उठा पाएगा क्या? उठा नहीं पाएगा। इसको भी नहीं उठा पाएगा। तो आपको अगर टेंशन होगा 35 न्यूटन एंड एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg विल बी सेम एज एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg इज सेम एज 0, नन ऑफ देम आर मूविंग, कोई मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन को और जोड़ देते हैं। टेंशन इन थ्रेड एंड एक्सीलरेशन ऑफ पुली का एक्सीलरेशन बताना, ये पुली कितना एक्सीलरेशन ऊपर जाएगा ये भी निकालना है। ठीक है, तो अब ये दोनों ब्लॉक नहीं मूव कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन ऑफ पुली क्या हो जाएगा? इट इज 0, इट्स नॉट मूविंग। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट केस। We'll change the value of F. F का वैल्यू को चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। Now we want to find out bit number 2 when F is something like 90 newtons. Obviously tension सबको मालूम है F/2 which is 45 newtons. अब एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg क्या होगा? यहाँ पर टेंशन 45 न्यूटन हो गया है, एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg क्या होगा? ऊपर खींच रहा है 45 न्यूटन, वेट है 40 न्यूटन, तो 4 kg का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 45 - 40, नेट फोर्स बाय मास इज 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg क्या हो जाएगा? ये 45 न्यूटन का टेंशन है, जबकि इसका वेट है 5G और 50 न्यूटन, ये तो उठेगा ही नहीं, इसका एक्सीलरेशन होगा 0। समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ पुली? ध्यान रहे, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी देखे हैं कि व्हेन आई से दिस पॉइंट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v1 एंड दिस पॉइंट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v2, पुली का वेलोसिटी क्या होता था? याद है क्या? डिफरेंशियल वेलोसिटी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, इट वाज v1 + v2/2। अब ये v1 है, ये v2 है, तो आप कहोगे कि ये क्या है कि दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर देंगे, ये a1 होगा, ये a2 होगा, तो एक्सीलरेशन ऑफ पुली होगा a1 + a2/2। ये याद रखना है। क्या याद रखना है? एक्सीलरेशन ऑफ द पुली कहाँ से निकला? फ्रॉम द कांसेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन डिफरेंशियल अप्रोच ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें मिलेगा इट इज a4 + a5/2 प्रोवाइडेड बोथ आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। a5 तो 0 है, सो इट इज a4/2 दैट इज 5/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस। ये v1 ये v2 होने से v1 + v2/2 होगा, बताया था, याद है ना? Yes. Now when F is 90 Newton, we got it like this. Suppose we say the force F is something like, if bit number 3 F is 120 Newton, तो टेंशन क्या हो जाएगा? F/2 60 न्यूटन। क्या कोई मुझे बताएगा A4 क्या होगा? एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg, खींचने वाली फोर्स है 60 न्यूटन, वेट है 40 न्यूटन, तो नेट फोर्स हो जाएगा 60 - 40 बाई इस मास
is coming out to be 5 meter per second square. And acceleration of 5 kg, 60 minus 50 by 4 is equal to 2.5 meter per second square. क्या बात समझ में आ रहा है? और पूछेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली, यू से इट इज A4 plus A5 by 2. So 7.5 by 2 is 3.75 meter per second square. हाँ वो A5 by 5 हाँ ये 5 है, 5 है, तो ये गड़बड़ हो गया लिखने में, नहीं हाँ लिखने में गड़बड़ हो गया, ये 5 है, तो 10 by 5 ही हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 plus 2 is 7, 7 का आधा होता है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Now I give you another simple case. Suppose हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक स्मूथ फ्लोर पे एक ब्लॉक रखा है, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक रखा है और ऐसा है, एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है, एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है और यहाँ से कोई थ्रेड ऐसे आया, यहाँ से थ्रेड ऐसे आया। Now the blocks are on horizontal planes. This pulley is pulled with some force of say 20 Newton. और ये दिया हुआ है 5 kg, ये दिया हुआ है 4 kg. Find acceleration of pulley. ये हो गया क्वेश्चन। जब आप इसको खींचोगे, एक्सेलरेशन ऑफ पुली निकालने की कोशिश करोगे, तब देखोगे इससे फ्री पुली, की पुली इटसेल्फ इज मूविंग, ये पुली मूव कर रहा है, मतलब आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली। यहाँ पर अगर टेंशन T होगा तो यहाँ पे भी टेंशन T ही होगा, तो T कितना है आप कहोगे 2T इज इक्वल टू F, क्योंकि इसका कोई मास नहीं है, शील्ड फोर्स नहीं है, तो T हो गया F/2 which is nothing but 20/2 which is nothing but 10 न्यूटन। अब यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg क्या हो जाएगा 10/5, क्योंकि 10 न्यूटन फोर्स खींच रहा है, सो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg 10/4 which is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ऑफ पुली यू से इट इज A5 plus A4/2। क्या बातें समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसे कोई भी फ्री पुली अरेंजमेंट में वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली। आपको सोचने के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोच लेना इसके ऊपर। Suppose I say here is a table, और हुआ यूं है कि ये टेबल ऐसा है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ, यहाँ पर कोई एक पुली है, एंड हियर इज अटैच्ड ए ब्लॉक, और यहाँ पे कोई एक पुली लगा हुआ है, यहाँ से कोई थ्रेड ऐसे आया, इधर से आया, ऐसे झूल रहा, ये 2 kg का फोर्स है। अब ये जो है ये मान लो कि समथिंग लाइक 1 kg का है, और ये पुली को कोई फोर्स खींच रहा है। फाइंड acceleration of pulley if bit number 1 when F is equal to say 40 newtons. F is equal to 40 न्यूटन, आपको पता करना है what is the acceleration of the pulley। जब F 40 न्यूटन का हो गया तो आपको क्या मिलेगा, ये F 40 न्यूटन का हो गया तो टेंशन कितना हो जाएगा F/2, क्योंकि यहाँ का टेंशन बराबर है, पुली आइडल है, 20 न्यूटन।
तो इसके ऊपर टेंशन आया 20 न्यूटन का, इसके ऊपर भी टेंशन आया 20 न्यूटन का, इसका वेट भी तो है 20 न्यूटन। क्या 2 kg मूव करेगा? ऊपर की तरफ टेंशन है 20 न्यूटन, वेट है 20 न्यूटन, 2 kg विल नॉट मूव। यू विल से एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg विल बी 0, बट एक्सीलरेशन ऑफ 1 kg, इसको खींच रहा है 20 न्यूटन, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? 20/1 इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 kg का एक्सीलरेशन हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 kg का एक्सीलरेशन हो गया 0। हम जानते हैं कि अगर ये पॉइंट इधर को जा रहा है a1 एक्सीलरेशन में, ये a2 में जा रहा है, तो ये होता है a1 प्लस a2, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ पुली इज गोइंग टू बी a1 प्लस a2/2 इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ऑफ द पुली विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बातें पकड़ में आ रहे हैं? Yes, sir. थोड़ा सा हम लोग हटके करें, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता है। पहले वो एफएमसी वगैरह में आता था, एम्स में वगैरह में आता था, पता नहीं है क्या मालूम अभी नीट वालों का, एनटीए वालों का थोड़ा माथा घूम गया है, बच्चे हाईएस्ट मार्क ले आए, फुल मार्क ले आए बोल के, हो सकता है कुछ अनसन चीज़ें डाल देंगे। मोस्टली फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस आर नॉट चॉइस्ड फॉर योर एंट्रेंस, क्योंकि उनमें फिगर ड्रॉ करने में दिक्कत होता है। तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर को कर रहे हैं। तो सपोज आई गो फॉर repetition of the same case with different value of f. हमें निकालना है बिट नंबर 2 में when f is something like say 20 न्यूटन, f 20 न्यूटन है, तो टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन कितना होगा? 10 न्यूटन। हाँ, टेंशन 10 न्यूटन हो गया। कोई बताएगा एक्सीलरेशन ऑफ 1 kg कितना होगा? 0। अरे 1 kg का क्यों 0 होगा? ये 10 न्यूटन है, 1 kg मास है, 10 न्यूटन इज पुलिंग 1 kg मास हॉरिजॉन्टली। हाँ, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा टन टना टन टन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हुआ क्या? 1 kg मास को खींच रहा है। अब कोई 2 kg का एक्सीलरेशन बताएगा क्या? 5 मीटर पर सेकंड। सोचो, इधर ऊपर को है 10 और इसका वेट है 20, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 2g माइनस 10 बाई मास इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर को? डाउनवर्ड। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये पॉइंट का इधर को एक्सीलरेशन कितना है? -5, क्योंकि इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है 5 में, तो इधर को जा रहा है -5 में, ये जा रहा है 10 में, तो एक्सीलरेशन ऑफ पुली क्या बन जाएगा? 10 - 5 बाय 2 इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बातें समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस यस। ठीक है, केस 3 देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। केस 3 देखते हैं, मतलब वो सारा चीज देख रहा हूं मैं जो 1 मिनट में बनेगा। देखो, टिपिकल क्वेश्चंस है, बट देन दे कैन बी सॉल्व विद इन 1 मिनट। केस 3, केस 3 में हम लोग देखेंगे केस 3 में हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन। ऑफ एक्सीलरेशन। सिंपल सा है, याद रखना। कुछ चीजें बता रहा हूं। सपोज ये कोई एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर कोई एक अरेंजमेंट ऐसा है और यहाँ पे मान लो कि लगा है M1 और यहाँ पे लगा है M2 और सपोज लिफ्ट नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन A में। तो हमें पता करना है
एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द थ्रेड। अब एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स इज सीन फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ लिफ्ट, मतलब लिफ्ट के अंदर कोई बैठा है उसको जो दिखेगा, बाहर जो है कुछ उसको दूसरा दिखेगा। लिफ्ट के अंदर जो बैठा है उसको दिखेगा कि हेवियर मास इज गोइंग डाउन, ये ऊपर जा रहा है, ऑब्वियस है। लेकिन बाहर वाले को दिखेगा कुछ दूसरा, क्योंकि लिफ्ट भी तो नीचे आ रहा है, सब कुछ नीचे आता हुआ नजर आएगा उसको, ये भी नीचे आता हुआ नजर आएगा, ये भी नीचे आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज कमिंग डाउन डिपेंडिंग अपॉन द मासेस ऑफ कोर्स। तो चलिए पहले पता करते हैं इसमें एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स with respect to lift is equal to, चलो इसको कहते हैं b with respect to lift। b एक्सीलरेशन को a बोलने की जगह मैं b बोल रहा हूँ। क्या, चलो इधर कोई आदमी बैठ के देख रहा है और उसको लग रहा है कि ये जा रहा है b में नीचे, ये जा रहा है b में ऊपर। किसको लग रहा है? इसको लग रहा है। क्या लिखा? ये अपने हिसाब से एप्रूव मशीन लगाएगा, क्योंकि ये भी फिजिक्स हमारे पास पढ़ा है। तो जो फॉर्मूला लगाएगा उसमें वो क्या लगाएगा? m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 होल इंटू g। लेकिन इसको मालूम चल रहा है कि चीजें अभी m2g वेट के नहीं है, क्योंकि द अरेंजमेंट इज कमिंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन a, तो उसका अपरेंट वेट उसको कम लगेगा। अगर ये फ्री फॉल करता तो ये वेटलेस हो जाता, तो अपरेंट वेट इसका कम लगेगा। कम लगेगा मतलब कितना लगेगा? m2 इंटू g माइनस a। सो ये g माइनस a हो गया। अगर लिफ्ट ऊपर जाता होता तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आता? g प्लस a। क्या बात समझ में आ रहा है? ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। एक्चुअल एक्सीलरेशन ऑफ m2 क्या हो जाएगा? m2 नीचे जा रहा है b में, लिफ्ट नीचे आ रहा है a में, तो इट विल बी b प्लस a। सिमिलरली एक्चुअल एक्सीलरेशन ऑफ m1 क्या हो जाएगा? एक्चुअल एक्सीलरेशन ऑफ m1 विल बी इक्वल टू, ये ऊपर जा रहा है b में, लिफ्ट नीचे आ रहा है a में, तो आपको हो गया इट इज a माइनस b। ये डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड। क्या बात समझ में आया? ये लिफ्ट नीचे आ रहा है a में, ये ऊपर जा रहा है b में, तो एक्सीलरेशन हो गया a माइनस b। क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. I give you another case, simpler case. Here is a table and here is a block and here is a pulley arrangement. The thread is passing over this pulley और here is another block. चलो मानते हैं कि लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एन एक्सीलरेशन a। ये m2 है, ये m1 है। क्लियर? नाउ फाइंड एक्चुअल एक्सीलरेशंस। फाइंड एक्चुअल एक्सीलरेशंस of m1 and m2। तो कैसे निकालेंगे? ये एक एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है। आप अगर पहले अंदर बैठोगे विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट क्या बता सकते हो? एक्सीलरेशन b, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। पहले भी तो हम एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट को b लिए थे, तो अभी मैं b ही ले रहा हूँ। एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक कितना आ जाएगा? सोचो, अगर लिफ्ट नहीं होता क्या होता था? m2g खींच रहा है और उसके चलते दोनों चल रहे हैं, तो फॉर्मूला बनता था m2 बाई m1 प्लस m2 होल इंटू g होता था। बट ये ऊपर जाने के कारण सबका अपरेंट वेट बढ़ गया है, बन गया g प्लस a। एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज दिस। ये किसको दिख रहा है? जो अंदर बैठा हुआ है, ऐसा।
तो एक्सीलरेशन ऑफ m1 क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ m2 क्या हो जाएगा, m2 नीचे जा रहा है b में और ये ऊपर जा रहा है a में, तो हो जाएगा b माइनस a। क्या बात समझ में आया, नहीं आया समझ में, आया? अच्छा, सिमिलरली एक्सीलरेशन ऑफ m1 कौन बताएगा, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये इधर जा रहा है b में, क्योंकि जब इधर जा रहा था ये b में, इसको दिख रहा है ये इधर जा रहा है b में और साथ साथ लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो एक्सीलरेशन एक्चुअल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, दोनों एक्सीलरेशन और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के कारण इट विल बी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल ओवर, क्योंकि उसके पास दो एक्सीलरेशन है, वन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अदर इन द वर्टिकल डायरेक्शन, सो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर। क्या बातें समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस यस। आखिर क्वेश्चन आपके लिए दिया है, ऐसा कोई एक अरेंजमेंट है, छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा ट्राई कर लेना चाहिए। यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है और हुआ यूं है कि यहाँ पर कोई पुली कनेक्टेड है, यहाँ पर भी कोई पुली कनेक्टेड है, ये ब्लॉक से थ्रेड ऐसे गया है, ऐसे गया है, इधर आया है, ये इधर आया है, यहाँ पर कोई ब्लॉक कनेक्टेड है और यहाँ पर भी दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है। दिया हुआ है कि ये 2 kg है, ये 3 kg है और ये 5 kg है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। पहले हम सोचेंगे कि कौन सा कैटेगरी में आता है। टाइप 1 होता था जिसमें हर एक का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर होता था। देखो ये जितने में नीचे जाएगा ये उतने में उधर जाएगा, ये उतने में ऊपर जाएगा, सबका एक्सीलरेशन बराबर है। ये टाइप 1 कैटेगरी के हैं। तो पहले हम निकालेंगे नेट ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है, 3G खींच रहा है, 2G खींच रहा है, ये तो बेचारा खींचा जा रहा है। सो द नेट फोर्स इज 3G minus 2G. What is the net mass driven? All the masses are moving, 2, 3, 5 सब मूव कर रहे हैं, तो इट इज 10 kg। तो एक्सीलरेशन ऑफ इच ब्लॉक क्या हो जाएगा, G/10 इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ इच ब्लॉक इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. दूसरा सिंपल क्वेश्चन, सपोज आई से here is a table like this and here is another table like this. इधर लगा है पुली, इधर भी लगा है पुली, सेम पुली है। और हुआ क्या है, इधर लगा है 2 kg और इधर लगा है 4 kg। And now they are connected by threads. इधर एक पुली लगा है, इट गोज अप लाइक दिस और ये इसके साथ कनेक्टेड है। इधर कोई एक ब्लॉक लगा हुआ, ठीक है, दिया हुआ है। इन दिस अरेंजमेंट यू क्लियरली सी कि दिया हुआ है कि ये मास m है। दिया है कि 2 kg is moving with an acceleration 4 meter per second square. Find acceleration of
m का एक्सीलरेशन बताओ। अगेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो ये कितने में जा रहा है? अच्छा, आप जानते हो कि द टेंशन हैज टू बी सेम एट एवरी पॉइंट, हियर 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 एंड हियर। तो टेंशन कितना हो गया? टेंशन इज, कौन सा फोर्स है जो ये 2 kg को मूव करवा रहा है? वही तो फोर्स है टेंशन। कितना है टेंशन? T इक्वल टू 2A, 2 इंटू 4, 8 न्यूटन। मतलब हर जगह टेंशन 8 न्यूटन का है। तो एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg क्या बनेगा? 8 न्यूटन खींच रहा है 4 kg को, तो ऑब्वियसली ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। नाउ यू सी, दिस पॉइंट इज कमिंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस पॉइंट इज कमिंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ऑफ m क्या हो जाएगा? इट इज 2 प्लस 4/2 इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें आपके आएंगे, पुली रिलेटेड क्वेश्चंस, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स, डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं। नाउ वी शैल रश इनटू न्यूटन्स लॉज। ओके, लेट्स स्टार्ट।